इस बीच हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको लेकर राहुल गांधी से लेके तमाम सीनियर लीडर, आपको भी हमने मंच से सुना कि किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो उद्देश्य है वो काला धन को समाप्त करना है। तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? और चंदे की अगर बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये चंदा दिया जाता है। प्रधानमंत्री देश को ये विजन दिया था कि काला धन समाप्त करना, इसलिए नोटबंदी लाना, बड़े नोट समाप्त करना, इसलिए नोटबंदी लाना, जिससे काले धन पे अंकुश लगे। काला धन समाप्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, पर इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरा चेहरा सामने लाके खड़ा कर दिया है। 400 करोड़ रुपए ऐसे बीजेपी को गए कि किसी ने दिए पता ही नहीं चला। ये काला धन नहीं था तो क्या था? एक कंपनी ऐसी जिसकी कुल वर्थ, जिसका मुनाफा था 180 करोड़, उनने 1100 करोड़ बीजेपी को चंदा दे दिया। ये काला धन नहीं था तो क्या था? जो 2000 कंपनियां जिनने टेंडर लिए, ठेके लिए, वो सारी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इनके जिन पे छापे डले, ऐसे तमाम लोगों ने 40 से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया। अलग अलग टाइम पे 500 करोड़ रुपए था। ये अवैध उगाही नहीं है तो क्या है? तो प्रधानमंत्री जी ये तो बताते हैं कि काला धन समाप्त करना है, पर ये नहीं बताते कि बीजेपी को इतना काला धन, इतनी रिश्वत, इतना करप्शन का बात सामने आया, इस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं आया। बीजेपी का एक धारणा है करप्शन समाप्त करना है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार को छोड़ूंगा नहीं, और जितने करप्ट लोग थे उनको बीजेपी में डाल लिया, करप्शन खत्म। ये देश को विजन देना चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इसका बेसिक कारण है कि इन लोगों को, जिनको टेंडर, ठेके और अलग अलग तरह की रियायतें सरकार देती है, वो अपने हिसाब से अपने मुनाफा का तय करता है। उसका असर सीधा जनता पे आता है, पब्लिक पे आता है। तो देश को महंगाई के गर्त में और करप्शन के गर्त में अगर किसी ने इस 10 साल में पहुंचा है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हैं। 2024 नहीं, बात कहते हैं, करते नहीं है। करप्शन से बीजेपी का दूर दूर तक नाता नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाता है। क्या ये दबाव की राजनीति है या फिर भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ कार्रवाई? अगर भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ कार्रवाई होती तो फिर आदर्श स्कीम के अशोक चौहान को राज्यसभा क्यों देती बीजेपी? क्यों मंत्री बनाती शरद पवार के भतीजे को? क्यों नारायण राणे को बीजेपी मंत्री बनाती? क्यों हेमंत बिस्वास को मुख्यमंत्री बनाती? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी में आके भ्रष्टाचार करने की है। करो, छूट है, पर बीजेपी में करो, ये लाइन है। हमने देखा 2023 के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बनी, हालांकि आपको एक ऐसा ताज, कांटों भरा ताज पहनाया गया और आपके सामने ठीक 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस 3 महीने में मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, केंद्रीय मंत्रियों के जो टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, क्या आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? बीजेपी ये कह रही है कि 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को हमने शामिल करा लिया, 18,000 कांग्रेस के संगठन। ये इसका सबका जवाब चुनाव का रिजल्ट देगा। भारतीय जनता पार्टी, जब हम विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पास 47 बीजेपी के विधायक लेवल के लोग आए थे। 1-1 हजार गाड़ियां लेके हमने 10-10, 20-20 हजार के हार खरीद के उनको पहनाए थे। उसका रिजल्ट में तो कोई असर हुआ नहीं। ऐसे ही बीजेपी इनको ले मुबारक हो। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग अपने पद की लालसा है, जिन लोगों का कारोबार शराब का है, जिन लोगों का रेते का कारोबार है, जिनका रॉयल्टी का, क्रेशर का, परिवहन का, सरकार पे डिपेंडेंसी जिसके कारोबार की है, अगर ऐसे लोग बीजेपी में जाते हैं तो वो विपक्ष में रह के काम भी नहीं करते। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को बीजेपी को में ही रहना चाहिए। यहाँ लड़ने वाले, जनता के हितों की रक्षा करने वाले, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस में है। और जहां तक हमारा प्रश्न है, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है कि एक कार्यकर्ता का सम्मान रखूं, उससे बात करूं।
पर जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, हमारे नहीं हुए, बीजेपी के क्यों होंगे, क्यों होना चाहिए? जो अमित शाह जी ने कहा गलत थोड़ी कहा। अमित शाह जी ने कहा कि 15-15, 20-20 साल से जो बीजेपी का कार्यकर्ता वहां लगा हुआ है उसका कुछ नहीं कर पाए हम, तो ये 15 दिन से आए लोग इनका क्या करेंगे? जो बीजेपी में जाकर हमारे लोग अपमानित होते हैं, कांग्रेसी पुराने अपमानित होते हैं, तब दर्द होता है। मैं मानता हूँ भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, जिस उद्देश्य को लेकर गए हैं वो पूरा हो। अल्टीमेटली वो अपमानित होंगे तो दर्द हमें भी होगा, उनको होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना सम्मान और अपमान की लड़ाई लड़ी नहीं है। हमें उनके सम्मान में अपमानित होंगे तो दर्द होगा। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णुदत्त शर्मा नरोत्तम मिश्रा ने जो आंकड़े दिए हैं 2 लाख और वो 18,000, इसमें कितनी सच्चाई है? 2,000 लोगों की लिस्ट मार्केट में ला दे, लिस्ट जारी कर दे, उनकी सारी बात मान ली जाएगी। इंडिया गठबंधन का कितना फायदा मध्य प्रदेश में होगा? एक सीट आपने इंडिया गठबंधन को दी, लेकिन उसमें भी वॉकओवर जैसी स्थिति बनी। सपा प्रत्याशी उनका नामांकन वो निरस्त हो लिस्ट वो सीट हमने सपा को दी थी। सपा के कैंडिडेट को जिस तरीके से निर्वाचन अधिकारी ने हठधर्मिता के कारण पर्चा निरस्त किया, जग जाहिर है। लोकतंत्र की हत्या में बीजेपी मास्टर एक पार्टी है। उनको चुनाव पारदर्शिता, मर्यादा, शुचिता, इस शब्दों का कोई राजनीति में महत्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाषण कुछ है, काम कुछ है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी हो या और कोई नेता हो, भाषा तो ऐसी होगी कि इनसे सभ्य और सुशील और संस्कार, राजनीतिक संस्कार वाले कोई दूसरी पार्टी हो ही नहीं सकती। पर काम इतने अमर्यादित और राजनीति के मर्यादाओं को तार तार करने वाले हैं कि इससे ज्यादा खराब कोई कर ही नहीं सकता। मोदी, अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम जीतेंगे। हम कह रहे हैं कि इस बार 50% सीटें हमारी आएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब 12 से अधिक सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं? 100%। क्या कारण है आपकी लीडरशिप में? क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 साल बाद युवाओं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय जैसे बड़े तमाम नेता अपनी सीट पर सिमट के रह गए हैं, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल रहे। पहले फेस का चुनाव था, कमलनाथ जी का कल हो गया। कल से उनके दौरे हैं, होशंगाबाद में है, वे भालाघाट में है, अलग अलग जगह और है। दिग्विजय सिंह साहब का चुनाव 3rd फेस में है। मैं मानता हूं कि खुद जब आदमी चुनाव लड़ता है तो प्राथमिकता वहां की रहती है। और रही बात पूरे प्रदेश के कैंपेनिंग की, पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर कर रही है। एक परफेक्शन बना हुआ है। जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, उमंग सिंगार को ये जिम्मेदारी दी गई, उस बीच जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो ये बात कही जा रही कि आप लोगों के बीच भी जो है विवाद जैसी स्थिति। कोई विवाद नहीं है, ये कुछ नहीं, बिल्कुल निराधार बातें, रणनीतिक फैसले थे। और जब जो टिकट डिक्लेयर करनी पड़ी वो हमने सोच समझ के की। टिकटें जब फाइनल हुई वो एक अलग समय था, डिक्लेयर हुई वो अलग समय था। रणनीतिक पार्ट पे हम पास हुआ। क्या कांग्रेस में हमने लंबे समय से देखा एक गुटबाजी, उस गुटबाजी को क्या आप संगठनात्मक तौर पर गुटबाजी का इतिहास हो गया समाप्त। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक साथ है, एक मैं जरूर पदाधिकारी हूँ, अध्यक्ष हूँ पार्टी का, पर नेतृत्व सामूहिक। तो सवाल ही नहीं उठता है कि गुटबाजी। 45 साल से कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा रहा है। 2 लाख वोट से जीतेंगे। मोदी से लेके तमाम बड़े 2 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, छिंदवाड़ा 2 लाख वोट से जीते। ये जीतू पटवारी का ऑन रिकॉर्ड कहना 2 लाख से नकुलनाथ जीतेंगे। 100%। बाकी सीटों की अगर हम बात करें तो बाकी सीटों में कितना अंतर है? 12 से ज्यादा सीटें आप ही ने बोला है कांग्रेस जीतेगी। उसमें जीत हार का अंतर ये सबका अभी बताना ठीक नहीं है, पर स्पेसिफिक मैंने छिंदवाड़ा का। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। हाँ, मुद्दे है ना इस देश में। जिस घर में बेरोजगारी है वो मोदी को वोट नहीं देगा। जिस घर में बेरोजगारी है, जिसमें महंगाई है, वो मोदी जी को वोट नहीं देगा। जिस घर में आर्थिक अराजकता है वो मोदी जी को, जिसने कोविड में अपने परिवार को खोया वो मोदी को वोट नहीं। जो किसान कर्जदार है वो मोदी को वोट नहीं देगा। जो परिवार का साथी जिसकी किसानों की एमएसपी नहीं मिल रही वो मोदी को, जिस बच्चे की एग्जाम में धांधली हुई वो मोदी जी को वोट नहीं देगा। मोदी जी को वो सारे प्रभावित लोग, जो बातें कुछ और हुई थी, भाषण कुछ और हुए थे, संभावनाएं कुछ बताई गई थी, निकला कुछ और, वो क्यों वोट दें? तो बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, मोदी जी के खिलाफ आक्रोश है, भावनात्मक मुद्दों पे वोट लेना चाहते हैं। काम आधारित वर्ग भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना देना नहीं।
कांग्रेस जीतेगी, गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगी। यही मुद्दे आपके विधानसभा चुनाव में थे। राहुल गांधी ने 2 यात्रा की लोकसभा चुनाव के ये पहले। मुद्दे इसका असर राहुल गांधी जो यात्रा का जो उद्देश्य था वो एक अलग उद्देश्य था। यात्रा का जो उद्देश्य था वो प्रेम प्यार मोहब्बत, इस देश की सहिष्णुता, प्राचीन विरासत को सजोए और संवारने का था। ये जो पॉलिटिकल मध्य प्रदेश के चुनाव में घटनाक्रम हुए, लाडली बहना एक ऐसा इश्यू आया बीच में जिसने हमें पराजित किया। जिन बहनों को उन्होंने 3,000 का बोला था उनके साथ धोखा किया, जिन 2700 गेहूं के दाम की थी उनके साथ धोखा किया, जो 3100 धान की बात की थी उनके साथ धोखा किया, 450 के गैस सिलेंडर की बात की थी वो धोखा किया। बीजेपी नहीं जीती, हम हारे। ये अंतर है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको वोट दे, पर रणनीतिक रूप से हम में कुछ कमी थी, इसलिए हम पराजित हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के मुद्दे मैंने आपको बताया है। कांग्रेस पार्टी एक विजनरी वर्क के साथ जारी है। हम हर बेटे को, परिवार के साथी को 1 लाख रुपए एक साल में 8,500 रुपया ग्रेजुएशन के बाद देंगे। ये उसकी आर्थिक सहायता है, संबलता है, स्किल के लिए उसके लिए प्रोत्साहन। बेग बहन जिसको हम 8,500 रुपया देंगे, आर्थिक संपन्न आदि आबादी हो और उसको आत्मनिर्भरता आर्थिक रूप से बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख गरीब बहन को देगी। किसानों के एमएसपी, किसानों के फसलों के दाम, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उसको 400 रुपया कम से कम इस महंगाई के दौर में मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है। जिन बच्चों पे किसी न किसी प्रकार का एजुकेशन लोन है वो माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, और जो जीएसटी और इस तरह के जो टैक्स प्रोसेस है उसको और मिनिमाइज करके एक स्मूथ बनाएंगे, सरल बनाएंगे। मैं मानता हूँ स्मॉल और मीडियम स्केल के जितने उद्योग है, व्यापार है, इनको हम महत्व देंगे जिससे रोजगार और बढ़े। और कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतिहास बताया है कि हमने अधिकार संपन्न देश बनाया है, अधिकार संपन्न देश बनाएंगे। आखिरी 2 सवाल। आपने घोषणा पत्र के मुद्दे गिनाए। इसी घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। शिकायत करेगी क्या कि रोजगार नहीं देना चाहिए? मतलब जो वादे किए जा रहे हैं, 10,000 रुपए गरीबों को प्रति माह दिया जाएगा, 8,500 रुपए, उससे बड़ी तो घोषणाएं कांग्रेस ने कर दी। ऐसा है, ये गुणा और भाग बीजेपी को नहीं आता है। बीजेपी को भावनाओं से खेलना आता है। ये गरीबों का ध्यान रखना और उस पर सवाल उठाना, ये बीजेपी के गरीब विरोधी है। बीजेपी बेरोजगारों के विरोधी है। बीजेपी जब भी तो धांधलियां होती है, जितने पेपर होते हैं, जितनी एग्जाम्स होती है, उसमें बीजेपी धांधली क्यों करती है? क्या कारण है? किसान विरोधी है बीजेपी। किसानों को कर्ज माफी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक उठ बैठ जाती है। मैं मानता हूं कि ये 16 लाख करोड़ जब उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं तो हम गरीबों और किसानों के नहीं कर सकते हैं? कैसी बात है? एक तरह से देश देखे, जागे, करे वो एफआईआर, हम मंजूर है। राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है। अब आम जनता को भी नेताओं पर भरोसा नहीं होता है। जीतू पटवारी एक ऐसा नाम, एक ऐसा युवा चेहरा, क्या जीतू पटवारी को वर्तमान की राजनीति से डर नहीं लगता? जीतू पटवारी के पीछे ऐसा कौन व्यक्तित्व है जिसकी वजह से जीतू पटवारी को डर नहीं लगता? हमने देखा सड़क से लेकर सदन तक आप जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जो सरकार को घेरते हैं, जो मुख्यमंत्री को घेरते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हैं, केंद्र में भी पीएम से लेके अमित शाह, नड्डा जी को आप घेरते हुए नजर आते हैं, तो क्या जीतू पटवारी को डर नहीं लगता जब वो जनहित के मुद्दे? बात यह है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री, बीजेपी का एक एक जो वर्कर है, नेता है, वो भी इसी देश का है। हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी है, वैचारिक रूप से दुश्मन नहीं। मेरा जॉब है विपक्ष की दूसरी पटरी पर रहकर सरकार की आंखें खोलूं, उनकी कमियां बताऊं जिससे वो सजग हो और सुधार करे देश हित में, प्रदेश हित में। ये मेरा, इसका मतलब मैं उनका विरोधी जरूर हूँ, दुश्मन नहीं। मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, मेरा जॉब है, मुझे निभाना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, करना चाहिए। और रही बात डर की, जिंदगी में एक दिन हम सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। देश रहेगा, देश के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। आखिरी सवाल, देवाशीष जैसे युवा नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, देवाशीष छोटा भाई है, उसको परसों मेरी बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई, 1 घंटे तक हमने समझाने की कोशिश की, पर चूंकि वो बीएसपी से लड़ा तो उसने कुछ अच्छा सोचा होगा। पर वहाँ कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है, जो बरैया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सर्वसम्मति से उनको टिकट दिया गया था। आशीष झलारिया को भी हमने सड़क से उठा के टिकट पहली बार दिया था कांग्रेस ने। क्योंकि अब चुनाव की दहलीज पे है, अब जब चुनाव होंगे, रिजल्ट होगा,
जनता बताएगी किसने क्या किया। एक अपील इंडिया न्यूज के माध्यम से जो दर्शकों के लिए जीतू पटवारी मैं सभी इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश और देश के वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को अधिकार संपन्न बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी देश की उन्नति में। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में संविधान की रक्षा करना चाहती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्यार करते हैं, जो आरक्षण समानता के अधिकार से अपने आप को जोड़ते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज हो, लोकतंत्र हो, कृपया करके वो कांग्रेस को वोट दें। हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वन अधिकार दिया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम दिया। अब हम भूमि का एमएसपी का कानून, समर्थन मिनिमम समर्थन मूल्य का कानून लेके आ रहे हैं किसानों के हितों में, जो अधिकार संपन्न बनाएगा। रोजगार का भी कानून लेके आ रहे हैं, वो भी एक तरह से आपके बच्चों को सिक्योरिटी देगा कि रोजगार हर हालत में मिले। ये एक कांग्रेस का घोषणा पत्र बहनों की संबलता के लिए, युवाओं की संबलता के लिए, किसानों की संबलता के लिए, श्रमिकों की संबलता के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। एक क्रांतिकारी विजन डॉक्यूमेंट्री है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये आप सब सहयोग करें, कांग्रेस के हाथ के पंजे, इंडिया गठबंधन के हाथ के पंजे को जिताकर कांग्रेस को जिताएं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 12 सीट जीतने का दावा किया है। और जीतू जी, इंडिया न्यूज से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।